कहानी, वो घर जो कभी खाली नहीं था। राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक पुराना जर्जर हवेली जैसा घर था। लोग उसे काला मकान कहते थे। कोई वहां नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो भी गया वो वापस वैसा नहीं लौटा। पहला अध्याय। चेतावनी। रात के करीब 8 बजे 4 दोस्त आरव, निधि, करण और रोहन गांव पहुंचे। वे शहर से आए थे और यूट्यूब के लिए हॉन्टेड प्लेसेस पर वीडियो बनाते थे। गांव के एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका। उधर मत जाना, वो घर जिंदा है। आरव हंसा। बाबा, ये 2026 है, भूत वूत कुछ नहीं है। बूढ़े की आंखें अचानक लाल सी चमक उठी। भूत नहीं, वो घर खुद खाता है। चारों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। दूसरा अध्याय। काला मकान। रात 11 बजे वे उस घर के सामने खड़े थे। दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से जैसे कोई सांस ले रहा हो। क्या तुम लोगों को आवाज आ रही है? निधि ने धीमे से पूछा। सब चुप हो गए। हाँ, कोई या कुछ अंदर सांस ले रहा था। तीसरा अध्याय। अंदर की दुनिया। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रोहन चिल्लाया। किसने बंद किया? कोई जवाब नहीं। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच खरोंच कर लिखा हो, मत जाओ, वो देख रहा है। करण ने कैमरा चालू किया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखा। एक औरत, लंबे बाल, चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन वो उनके पीछे खड़ी थी। करण धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कोई नहीं। फिर कैमरे में देखा, वो और करीब आ चुकी थी। चौथा अध्याय। पहला गायब होना। अचानक लाइट्स बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। निधि चीखी, आरव, हाथ पकड़ो मेरा। लेकिन जब लाइट वापस आई, निधि गायब थी। उसकी जगह दीवार पर ताजा खून से लिखा था, एक हो गया। 5वां अध्याय। आवाजें। अब 3 लोग बचे थे। तभी उन्हें निधि की आवाज सुनाई दी। आरव, मुझे बचाओ। आवाज ऊपर से आ रही थी। वे सीढ़ियां चढ़े। ऊपर एक कमरा था, बंद। दरवाजे के पीछे से खरोंचने की आवाज आ रही। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस एक आईना। और आईने में तीनों के पीछे वही औरत खड़ी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा है। आंखें नहीं थी, सिर्फ काला गड्ढा और मुस्कान, असंभव रूप से बड़ी। छठा अध्याय। असली सच। अचानक आईने में आरव ने देखा, रोहन गायब हो चुका था। करण चिल्लाया, वो हमें एक एक करके ले रहा है। तभी दीवार से आवाज आई, मैं नहीं, घर ले रहा है। दीवार धीरे धीरे धड़कने लगी, जैसे दिल हो। फर्श नरम होने लगा, जैसे मांस। करण नीचे गिरा और फर्श ने उसे निगल लिया। 7वां अध्याय। आखिरी इंसान। अब सिर्फ आरव बचा था। वो भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा उसी कमरे में ले आया, हर रास्ता बंद। तभी उसने उस बूढ़े की बात याद की। वो घर जिंदा है। आरव चिल्लाया, तुझे क्या चाहिए? दीवारों से आवाज आई। तन्हाई। सालों से कोई नहीं आया। अब तुम आए हो, तुम जाओगे नहीं। 8वां अध्याय। अंतिम डर। अचानक आरव के सामने वो औरत आ गई। इस बार बिल्कुल पास। उसने फुसफुसाया, हम सब इस घर का हिस्सा हैं। आरव भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। दीवारें उसे पकड़ने लगीं। हाथ, कई हाथ जो पहले लोगों के थे, उसकी आंखों के सामने। निधि, रोहन, करण सब दीवारों में फंसे हुए, जिंदा, लेकिन हिल नहीं सकते। अंतिम अध्याय। सच जो कभी बाहर नहीं आया। अगली सुबह गांव वाले उस घर के पास से गुजरे। अंदर से आवाज आ रही थी, कोई है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन कोई अंदर नहीं गया। बूढ़ा आदमी बस दूर से देखता रहा और धीरे से बोला। अब वो घर फिर से भर गया। और आज भी अगर तुम कभी भैरवपुर जाओ और रात में उस घर के पास खड़े हो जाओ, तो शायद तुम्हें भी सुनाई दे धीमी धीमी सांसें और किसी की आवाज, अंदर आओ। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपने जो सुना वह तो सिर्फ उस दहशत की शुरुआत थी जो भैरवपुर की उस हवेली की दीवारों के पीछे दफन है। आरव की चीखें अभी थमी नहीं थी, क्योंकि वह घर उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देने वाला था। यहां से कहानी का वह हिस्सा शुरू होता है जो रूह कपा देगा। 9वां अध्याय। दीवार का हिस्सा। आरव का आधा शरीर दीवार के अंदर धंस चुका। उसे महसूस हो रहा था कि दीवारें पत्थर की नहीं, बल्कि ठंडे और चिपचिपे मांस की बनी है।
उसके कानों में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। आरव, मत लड़ो, यहाँ बहुत सुकून है। ये निधि की आवाज़ थी। आरव ने अपनी गर्दन घुमाई और देखा कि उसके ठीक बगल वाली दीवार से निधि का चेहरा बाहर निकला हुआ था। उसकी आंखें पत्थर जैसी सफ़ेद हो चुकी थी। वह रो नहीं रही थी, बल्कि एक डरावनी शांति के साथ मुस्कुरा रही थी। आरव ने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ बाहर खींचना चाहा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे दीवार के अंदर से दर्जनों अदृश्य हाथ उसे अपनी ओर खींच रहे हों। तभी उसे एहसास हुआ, यह घर सिर्फ लोगों को मारता नहीं, यह उन्हें अपनी स्मृति बना लेता। 10वां अध्याय, कालचक्र का रहस्य। अचानक हवेली का दृश्य बदलने लगा। जो दीवारें सड़ी गली थीं, वे चमकने लगी। आरव को दिखने लगा कि 100 साल पहले यहाँ क्या हुआ था। उसने देखा एक तांत्रिक जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। वह तांत्रिक मरते मरते इस घर की नींव में समा गया। उसने श्राप दिया था कि यह घर कभी खाली नहीं रहेगा। जब जब इस घर में सन्नाटा होगा, यह घर प्यासा हो जाएगा। 2026 की उस रात आरव और उसके दोस्तों ने उस सन्नाटे को तोड़ा और अब घर अपनी प्यास बुझा रहा है। 11वां अध्याय, एक आखिरी मौका। आरव की जेब में उसका फोन अब भी था। वह वाइब्रेट कर रहा था। किसी का कॉल आ रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से फोन निकाला। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, कर्ण। लेकिन कर्ण तो उसकी आंखों के सामने फर्श में समा गया था। आरव ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। आरव, भागो, मैं घर के नीचे वाले तहखाने में हूँ। हम मरे नहीं हैं, हम कैद हैं। फर्श के नीचे एक सुरंग है। आरव को उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने पास पड़ी एक भारी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से उस धड़कती हुई दीवार पर वार किया। दीवार से पत्थर नहीं, बल्कि गहरा काला खून निकलने लगा। घर जोर से हिला जैसे उसे दर्द हुआ। 12वां अध्याय, तहखाने का खौफ। आरव किसी तरह दीवार से छूटकर नीचे की ओर भागा। सीढ़ियां अब नीचे नहीं, बल्कि पाताल की ओर जा रही थी। नीचे पहुंचते ही उसे जो दिखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। वहां कर्ण और रोहन जंजीरों से नहीं, बल्कि इंसानी नसों से बंधे हुए थे। वे घर के दिल से जुड़े थे। वह दिल जो कमरे के बीचों बीच रखा एक विशाल पत्थर था, जो सच में धड़क रहा था। आरव, इसे खत्म करो, कर्ण चिल्लाए। इस पत्थर को तोड़ दो, वरना हम सब हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बन जाएंगे। आरव ने रॉड उठाई और उस धड़कते पत्थर पर वार करने ही वाला था कि तभी पीछे से वही बिना चेहरे वाली औरत आ गई। उसने आरव का हाथ हवा में ही पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि आरव का खून जमने लगा। 13वां अध्याय, बलिदान। उस औरत ने अपनी बिना आंखों वाली शक्ल आरव के चेहरे के पास लाई और फुसफुसाई। अगर पत्थर टूटा तो घर गिरेगा, घर गिरेगा तो तुम सब मलबे में दबकर मर जाओगे, और अगर नहीं टूटा तो तुम जिंदा रहोगे हमेशा के लिए मेरे साथ। आरव ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनकी आंखों में मौत का खौफ नहीं, बल्कि इस नरक से आजादी की भीख थी। आरव समझ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी जान लगाकर पत्थर के केंद्र पर प्रहार किया। कड़क! एक गूंज उठी। पूरे गांव भैरवपुर में भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ। हवेली की छत गिरने लगी। चीखें, धूल और अंधेरा सब एक साथ मिल गए। अंतिम अध्याय, सन्नाटा जो बोलता है। अगले दिन गांव वाले जमा हुए। हवेली पूरी तरह ढह चुकी थी। सिर्फ मलबे का ढेर बचा था। पुलिस आई, छानबीन हुई, लेकिन किसी का शरीर नहीं मिला। न आरव, न निधि, न कर्ण, न रोहन। लोग कहने लगे कि वे सब भाग गए होंगे, लेकिन उस बूढ़े आदमी को सच पता था। वह मलबे के पास गया और कान लगाकर जमीन को सुनने लगा। मलबे के नीचे से कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट तैर रही थी। अगर आप आज भी उस मलबे के पास अपना कान ले जाएं, तो आपको 4 अलग अलग आवाजें एक साथ गुनगुनाती हुई सुनाई देंगी। वे डरी हुई नहीं हैं, वे बस आपको अंदर बुला रही हैं। अंदर आओ, अब यहाँ बहुत जगह है। निष्कर्ष, द ट्विस्ट। कहा जाता है कि आरव का वह फोन आज भी चालू है। कभी कभी भैरवपुर के किसी राहगीर के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जो भी वह फोन उठाता है, उसे बस एक ही बात सुनाई देती है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना। और फिर वह राहगीर कभी घर वापस नहीं पहुंचता।